हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात कर रहे हैं हमारी MS1 के अंदर नेक्स्ट डिजीज की। तो जो नेक्स्ट डिजीज है हमारी, उसका नाम है एनल फिशर। तो एनल फिशर का मतलब हो जाता है जो हमारे एनल की जो जगह होती है उसमें दरार पड़ जाना। तो इंट्रोडक्शंस में इन्होंने दिया है, इंट्रोडक्शंस में बताया है एन एनल फिशर इज ए स्मॉल टीयर इन द थिन मॉइस्चर टिश्यूज, यानी कि जो म्यूकोसा की हमारी जो लेयर होती है, द लाइन द एनस, ठीक है, दैट लाइन द एनस। तो इन्होंने बताया है इंट्रोडक्शन के अंदर कि जो हमारा एनल फिशर जो होता है वो स्मॉल टीयर होता है, यानी कि एक छोटी सी पतली सी दरार होती है, और जो मॉइस्चर जो हमारा टिश्यूज होता है वहां जो लाइनिंग पड़ जाती है एनस के अंदर। तो इसमें जो हमारा एनल फिशर जो होता है वो तब होता है जब हमारा या तो जो स्टूल होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है या फिर बहुत ज्यादा लंबा होता है, और बाउल मूवमेंट्स जो है वो करते टाइम जब हार्ड होता है स्टूल या फिर बहुत ज्यादा लंबा होता है तो एनल फिशर होने का चांस रहते हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं, इस कारण से हमारा जो पेन है, ब्लीडिंग है बाउल मूवमेंट्स के अंदर, ये हमारी हो जाती है। तो पेशेंट के साथ जो एनल फिशियर जो होता है वो क्या हो जाता है, वो क्या एक्सपीरियंस करता है, स्पाजम इन द रिंग ऑफ मसल्स एट द एंड ऑफ एनल। तो एनल का जो एरिया होता है उसके अंदर पाई जाने वाली जो मसल्स होती है, जो रिंग मसल्स होती है, उनके अंदर स्पाजम जो है वो हो जाता है। तो ये रहता है हमारा एनल फिशियर। तो इसमें जो हमारी डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन के अंदर इन्होंने बताया, तो एनल का एरिया तो आपको पता ही होगा, जहां से स्टूल पास आउट किया जाता है वो हमारा एनल का एरिया होता है सारा। तो डेफिनेशन में बताया एनल फिशियर इज द लाइनर लैक्रेशंस ऑफ एनल एपिथेलियम एसोसिएट विद द कॉन्स्टिपेशन। तो इन्होंने बताया है एनल फिशियर जो होता है वो हमारा कॉन्स्टिपेशन की वजह से एसोसिएट होता है एनल एपिथेलियम्स में, ठीक है। तो एनल एपिथेलियम्स यानी कि हमारा जो टिश्यूज होता है वहां, तो ये लाइनिंग होती है हमारी। तो हम डायग्राम में देखेंगे कि किस तरीके की लाइनिंग होती है ये। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा जो दिखाया गया इंटरनल एनल स्फिंक्टर दिखाए गए हैं ये, ठीक है। और ये हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर क्या होते हैं, इस तरीके की टिश्यूज होते हैं ये हमारे मसल्स के अंदर, कि ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपने बार जो प्रेशर पड़ता है तो ये अपने आप ही खुल जाते हैं और फिर अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो स्फिंक्टर की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये हमारा एनल एरिया दे रखा है इसमें। तो ये देखेंगे हम यहाँ पर, ये एनल एरिया है और ये हमारा एनल फिशियर है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके की लंबी दरार जो है वो एनल के अंदर पड़ी हुई है। और ये कब होती है, जब कॉन्स्टिपेशन भी इसकी वजह रहती है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही जब स्टूल जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है या फिर लंबा हो जाता है बाउल ड्यूरिंग बाउल मोमेंट्स, तो उसमें एनल फिशियर हमारा हो जाता है। तो ये हमने डायग्राम में पता लगाया है कि किस तरीके से एनल फिशियर हमारा किसको बोला जाता है। अब इसके हम कुछ कोज देखेंगे कि रीजन क्या रहता है हमारे एनल फिशियर, इसमें कोज की क्या क्या रीजन हमारे रहते हैं एनल फिशियर के। तो एनल फिशियर का जो सबसे पहला रीजन होता है वो हमारा कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जो हार्ड स्टूल है वो सबसे पहला रहता है। ट्रॉमा, चोट वगैरह अगर किसी तरीके की लग जाती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अगर बेबी की डिलीवरी हो रही है, अगर ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम है तो भी हमारा एनल फिशियर हो जाता है। और कोरोहन डिजीज जो होती है, कोरोहन डिजीज में जैसे कि इन्फ्लामेड हो गया, सूजन हो गई है, थोड़े से थिकनेस वहां पर हो गई है, या फिर छाले वगैरह हो गए हैं एलिमेंट्री ट्रैक पे, तो ये जो सारे रीजन रहते हैं ये हमारे किसके होते हैं, एनल फिशियर होने के कारण रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम क्या देखेंगे, टीयर अक्यूट पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर बाउल मूवमेंट्स। तो बाउल मूवमेंट्स के बाद में जो हमारा पेन होता है, ठीक है, तो टीयरिंग अक्यूट जो हमारा पेन होता है वो हमारा देखा जाएगा कि दर्द जो है वो किस प्रकार का है बाउल मूवमेंट के बाद। और डिस्कम्फर्ट देखा जाएगा हमारा कंटिन्यूस सीवियर हावर हावर आफ्टर बाउल मूवमेंट। तो बाउल मूवमेंट के बाद जो लगातार जो हमारा डिस्कम्फर्ट और असुविधा बनी हुई है उसके बारे में आपने जानना है। और स्पॉटिंग जो हमारा ब्राइट रेड ब्लड जो होता है वो स्टूल में अगर निकलता है, यानी कि चमकीला लाल कलर का ब्लड जो है जो स्टूल में निकलता है, और स्पाजम हो जाता है, हमारे एनल कैनाल जो होती है उसके अंदर स्पाजम हो जाता है। तो इन सभी चीजों का रखना है अपने ध्यान। तो ये देखना है कि इस तरीके की चीजें हमारी होती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आपको देखनी होती है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो है वो ड्रग्स और हमारी जो दवाइयां जो मेडिकेशन की जाती है वो आ जाती है इसमें। तो सबसे पहले हमारा सुप्रोपोस्टेरियस बोला जाता है इसको। तो सुप्रोपोस्टेरियस में क्या जाता है, इसमें हमारी इस तरीके की मेडिकेशन होती हैं जो कि जैसे कि मलाशिया का एरिया है या एनल का एरिया है या फिर हमारा वेजाइनल एरिया, उसके अंदर जो टैबलेट होती है, जो ड्रग्स होती है वो रखी जाती है, फिर वो उसके अंदर ही अपने आप ही डिजोल्व हो जाती है। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट इसके अंदर होता है। हाई फाइबर जो होती है डाइट, वो भी हमारी मेडिकल मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। और जो हमारे स्टूल सॉफ्टनर होते हैं और लैक्सेटिव होती हैं, या फिर हमारा बाइसोकॉर्डिल्स, यानी कि इस तरीके के जो ड्रग्स होते हैं जो हमारे स्टूल को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट या पतला बना देते हैं ताकि स्टूल पास आउट करने में आसानी हो सके और एनल फिशियर से बचा जा सके, ठीक है। तो इसके लिए हमारी जो सुप्रोपोस्टेरियस जो चीजें होती हैं वो भी हमारी इसके लिए उपयोग में लाई जाती हैं, और लैक्सेटिव वगैरह भी इसके लिए यूज किए जाते हैं। अब आ जाती है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, फिसरोटोमी कराया जाएगा। फिसरोटोमी में क्या होगा, जो फिशियर है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जो दरार है उसी को रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा हमारा स्पेंस्ट्रोटोमी कराया जाता है। स्पेंस्ट्रस जो हमारे टिश्यूज होते हैं, स्पेंस्ट्रल मसल्स होती हैं, तो उसका क्या हो जाता है, उसको डिवीजन किया जाता है सर्जरी के द्वारा, ठीक है। और पेरिनेंटल्स और स्पेंस्ट्रल मसल्स जो होती हैं उनका सर्जरी के द्वारा डिवीजन किया जाता है, यानी कि विभाजन किया जाता है। तो ये हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। तो नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आ जाती है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्स को क्या ध्यान देना है, नर्स को किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो हम देखेंगे इसमें।
तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाएगी कि नर्स को क्या करना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि वो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करे। सबसे पहले तो ऐसी चीजें ले कि कॉन्स्टिपेशन हो ही ना। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। दूसरा इंक्लूड क्या करना है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, बीन्स हैं, जितने भी हमारे अनाज हैं, दालें हैं, वो सारी के सारी डाइट के अंदर डेली रूटीन में आपने लेने के लिए बोलना है पेशेंट को। और फूड जो है वो हाई फाइबर वाला फूड लेना है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या बोलना है, ड्रिंक के बारे में बोलना है पेशेंट को कि जो फ्लूइड वगैरह है इनफ सो दैट यूरिन इज लाइट येलो और क्लियर लाइक वाटर। तो जब तक फ्लूइड की मात्रा हमने जब तक बढ़ाती रहनी है, जब तक यूरिन जो है वो क्लियर वाटर की तरह ना जाए, यानी कि अगर येलो कलर है यूरिन का तो वो पानी जैसा साफ ना आने लगे, तब तक जो फ्लूइड है वो इनटेक करता रहना। इफ हैव किडनी हार्ट एंड लिवर डिजीज एंड हैव द लिमिटेड फ्लूइड्स, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज है या लिवर में किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो आपको फ्लूइड की मात्रा पे रखनी है लिमिट। टॉक विद द डॉक्टर बिफोर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड ड्रिंक। और आपने अगर ऐसा करना है फ्लूइड को बढ़ाने के बारे में, आपने सबसे पहले क्या करना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है, डॉक्टर से बात कर लेनी है कि आप ड्रिंक की मात्रा बढ़ा सकते हैं, ड्रिंक अमाउंट बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो ये ड्रिंक अमाउंट हमारा फ्लूइड का होता है। अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है हार्ट लिवर या फिर हमारी किडनी से रिलेटेड, तो आप जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उसकी मात्रा में लिमिट रखेंगे, आपने कंट्रोल रखना है इस चीज का। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है गेट सम एक्सरसाइज एवरीडे। तो आपने कुछ एक्सरसाइज जो है वो हर रोज करनी है। बुल इट अप स्लोली इन 30 to 60 मिनट ए डे ऑफ 5 और मोर डेज ऑफ द वीक। तो आपने हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो आपने जरूर एक्सरसाइज करनी है और 5 दिन में आपने 30 से 60 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करनी है। तो ये आपने हर रोज अपनी रूटीन में जो है एक्सरसाइज शामिल करनी है। नेक्स्ट आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे पेशेंट को, आपने बोलना है इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू सिट इन 8 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वार्म वाटर, स्टिच बाथ 3 टाइम्स ए डे एंड आफ्टर बाउल मूवमेंट। तो इन्होंने बताया है कि बाउल मूवमेंट के बाद दिन में 3 बार पेशेंट को 8 से 10 सेंटीमीटर जो गर्म पानी होता है उसके अंदर बैठना है। ठीक है। तो गर्म पानी के अंदर पेशेंट को बैठना है। पानी का जो लेवल है वो भी आपने देखना है। 8 से 10 सेंटीमीटर वार्म वाटर होना चाहिए। स्टिच बाथ को बोला जाता है। दिन में 3 बार बैठना है और बावल मूवमेंट के बाद बैठना है। तो जो गर्म पानी जो होता है वो हमारा हेल्प करता है हील करने में, किसको, जो हमारा डिस्कम्फर्ट होता है उसको हील करने में मदद करता है। डू नॉट पुट सोप। तो आपने किसी प्रकार का साबुन उसमें नहीं लगाना है। सॉल्ट या किसी प्रकार का नमक है, शैम्पू है, वो पानी में किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं डालना है। पानी बिल्कुल सादा, साफ और क्लियर होना चाहिए। तो उसमें अगर स्टिच बाथ में अगर पेशेंट गर्म पानी के अंदर बैठा है तो एनल फिशियर जो है कहीं हद तक हील हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। तो नेक्स्ट इसमें हमारे आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आप क्या देखेंगे, सबसे पहली बात है कॉन्स्टिपेशन से और जो हमारा हार्ट स्टूल से का जो प्रोसेस होता है उसके रिगार्डिंग अगर किसी तरीके का पेन है, उससे रिलेटेड जो पेन है उसके बारे में आप जरूर देखेंगे। डिस्कम्फर्ट देखेंगे, एंजाइटी देखेंगे, बीमारी की कंडीशन से रिलेटेड जो भी डिस्कम्फर्ट और एंजाइटी है, यानी कि चिंता है, बेचैनी वगैरह हो रही है, तो वो आपने देखनी है। डिस्ट्रिक्ट नॉलेज देखनी है रिलेटेड टू डिजीज प्रोग्रेस, ट्रीटमेंट इट सेल्फ एंड द डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज की जो जरूरत है, अपनी जो सेल्फ केयर होती है या फिर जो इलाज होता है या फिर जो बीमारी की प्रोग्रेस से लेकर के जो चीजें होती हैं उसके बारे में नॉलेज का जो अभाव है वो भी आपने चेक करना है। तो ये सारी की सारी आ जाती है नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर। तो ये हमारी जो डिजीज है ये हो गई है कंप्लीट, जिसका नाम है एनल फिशियर। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।